कुछ टेक्निकली सीख लिया काल का। स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर दिया। चलिए, क्या पढ़ा रहे थे लास्ट? क्या? हाँ, जल्दी से आ जाओ भैया। शिवालिक पर्वत, बिना कोई बात बनाए लिखो शिवालिक माउंटेन। बहुत धीरे चल रहा है थोड़ा सा। देखो, शिवालिक माउंटेन, शिवालिक पर्वत हो गया खत्म। लिखो आगे शिवालिक। काहे इतना ज्यादा हिल स्टेशन में घूमने के चक्कर में लगे हो भाई? शिवालिक, शिवालिक पर्वत देखिए, एक लाइन पहले लिख लीजिए। शिवालिक, शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे नई श्रेणी है। 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 क्लियर है? एक फोटो बना लीजिए आप लोग। ये छोड़ो, हटाओ, यही सही है। हो गया। कलर लेना है चेंज, कौन सा कलर लें? चलो व्हाइट ठीक है। सुनो, बना लो भैया शिवालिक पर्वत का एक चित्र। शिवालिक पर्वत का एक चित्र बनाओ। चलिए, शिवालिक पर्वत, शिवालिक पर्वत का एक चित्र बनाइए आप लोग। शिवालिक पर्वत का विस्तार कहाँ कहाँ है भैया? जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब, उसके बाद हिमाचल प्रदेश और पंजाब, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद नेपाल। बात मत कीजिए, इधर देखिए। आए हैं तो सीधा इधर देखिए। लेट आना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब आए तो बिहार, उसके बाद सिक्किम, सिक्किम वेस्ट बंगाल के बाउंड्री ये भी है, उसके बाद भूटान और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और असम। जल्दी से नोट कीजिए, टाइम नहीं है भाई बात बनाने का। टोटल कितनी लंबाई? 2500 किलोमीटर। फोटो को जल्दी बनाइए। कहाँ थे आप लोग? नीचे बैठ के वेट कर रहे थे क्या? अभी आए ही हैं? अरे वेट मत कीजिए, वेट करना, क्लास में आ जाइए। गर्ल्स को छोड़कर जो भी लोग हैं बॉयज, वो सभी क्लास में आके बैठ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। टीचर आने के बाद गर्ल्स आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बॉयज को आ जाना चाहिए क्लास में, क्योंकि यहाँ पंखा चल रहा है, बढ़िया है। नहीं हो गया भाई? फोटो बन गया? अच्छा, संख्या नहीं पड़ रहा है तुम लोगों का जी? जिस तरह का भूगोल मेरा चल रहा है कि पूरा क्लास फुल हो जाना चाहिए। क्या ये टाइम सोने का 9 बजे? ओ, हम ये 9 बजे कौन सा सोने का टाइम है? सोने का टाइम सुबह 6 बजे तक। सूर्योदय के बाद नहीं सोना चाहिए। रात को अगर 4 बजे भोर तक पढ़ते हैं तो ये गलत आदत है। आप दिन के समय पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कीजिए। रात को कौन पढ़ता है? जो पारिवारिक आदमी है। दिन में गेस्ट आए हैं, ये आए हैं, वो आए हैं। अगर आप पटना में रूम लेकर रहते हैं तब रात को रात भर जग के पढ़ते थे, बेवकूफ़ी है। आप रूम लेकर पढ़े तो आपके लिए रात दिन बराबर है। दिन में भी आप शांत है, रात को भी आप शांत है। कमरा बंद रखिए, किसी को आने जाने मत दीजिए, मना कर दीजिए लॉज में, भाई मेरा कमरा बंद है, मैं पढ़ रहा हूँ, निकलो अभी। दोस्ती टूटेगा, यही होगा, निकलो यहाँ से। रात को पढ़ना शरीर के लिए हानिकारक होता है। सुबह 5 साढ़े 5 में आप जगिए, थोड़ा एक्सरसाइज, ब्रश करके एक्सरसाइज कर लीजिए, उसके बाद स्नान करके पूजा पाठ थोड़ा कर लीजिए। जिस धर्म से आप हैं अपने भगवान का नाम ले लीजिए, और फिर बैठ जाइए पढ़ने, या क्लास आना है तो क्लास आ जाइए। लेकिन सूर्योदय से पहले जगने का एक अलग फायदा है, बात समझिएगा। ये देर रात तक अगर जग रहे रूम लेकर आप, इसका मतलब आप निकम्मे टाइप के इंसान हैं,
गलत इंसान है और आप रात में यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक चलाते हैं। हाँ जी, जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर पे है, ये दिखाने का मतलब बॉर्डर है। समझ में आ रहा है बात? हम स्ट्रिक्टली बात बता रहे हैं, मानना है तो मान लो और ना मानना है तो मुंह बना के रात भर जगे रहो। और रात में 2 बजे के बाद जानते हो क्या होता? पढ़ाई नहीं होता, फिर आदमी फेसबुक खोल लेता है, यूट्यूब खोल लेता है। 4 बजा दिया और कहा कि 4 बजे तक पढ़े। पंजाब है जी, पंजाब। मेरा स्पेलिंग टेस्ट मत कीजिए, पंजाब, PUNJAB, पंजाब। दोनों पंजाब है मालिक, दोनों पंजाब है, मान लीजिए। ये HP माने हिमाचल प्रदेश है, UK मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड है ना। नेपाल, UP मतलब उत्तर प्रदेश। बिहार तो पहचान ही रहे होंगे, अपना बिहार। नेपाल, WB माने वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। बाकी भूटान है। AP माने आंध्र प्रदेश नहीं, यहाँ अगर आंध्र प्रदेश आ गया इसका मतलब आपका बहुत बड़ा गड़बड़ है मैप। अरुणाचल प्रदेश और असम, हो गया मामला क्लियर। और कोई बात? आज के बाद कब पढ़ना है, दिन में कि रात में? दिन में। रात में यूट्यूब और फेसबुक चलाना। बाप रे बाप, इतना मेहनत करना है आप, दिन भर क्लास, रात भर पढ़ाई। कोई बात नहीं, लेकिन सुनिए एक बात, मेरा राय मानेंगे आप? सेल्फ स्टडी के लिए समय निकलना चाहिए। अगर देखो मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा होमवर्क अगर घर पे जाकर रिवीजन नहीं करते तो इस क्लास में आने का कोई विशेष लाभ नहीं है, ये बेकार का क्लास है। मेरा क्लास टॉप लेवल का तब होगा जब यहाँ पढ़ाएं और घर पे आप उसको रिवीजन भी कर रहे हैं, न केवल नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ आकर के, तो इस क्लास का बिल्कुल आपका जीरो फायदा है। हमको इस बात को कहने में कोई संकोच, जितना क्लास आप करें और घर पे जाकर रिवीजन कर ले रहे हैं सब क्लास का उसी टाइम उसी दिन, तो आप क्लास करें वरना मन ना करें। बात क्लियर? क्योंकि रिवीजन जरूरी है बच्चा, ये मैं आपके हित की बात कर रहा हूं। आप जब भी करो, जितना क्लास करो, अगर गणित में मान लीजिए एक टॉपिक पढ़ाया गया तो घर पे जाकर अगर 50 क्वेश्चन लगाते हो तो ठीक है। हिस्ट्री की क्लास हुई तो हिस्ट्री में जितना सर ने पढ़ाया घर पे रिवाइज करते हो तो ठीक है। साइंस की क्लास की है, साइंस में जितना सर ने पढ़ाया घर पे रिवाइज करते हो तो ठीक है। तो ऐसी झोला लेके बस्ता लेके क्लास आने से कोई लाभ नहीं है ना। जिस स्थान पे आप बैठे हैं, मैं तो देख रहा हूँ कि इस जगह पे जो सर का क्लास है, इतना अच्छे अच्छे फैकल्टी आपके सामने उतार दिए गए हैं, है ना। एक्सपीरियंस, अब मुझे ही देख लो, 21 साल का एक्सपीरियंस। राठौर सर का धन्यवाद करिए कि बढ़िया बढ़िया टीचर उन्होंने सेलेक्ट किया है ना। 21 साल के, जब से 10th पास किया तब से पढ़ाया, 9, 10, 11, 12 मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाता था और 2010 से लगातार भूगोल पढ़ा रहा। भूगोल पढ़ाने का एक्सपीरियंस हो गया 11 साल 12 साल, पढ़ने पढ़ाने मिला लीजिएगा तो 15-16 साल का एक्सपीरियंस हो गया, 17 साल का। तो बाबू सब एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं आपके, एकदम एक से एक फैकल्टी है, और जो बाकी है वो सब हमसे अभी बढ़िया फैकल्टी है। तो भैया लाभ उठाइए इस सेशन का। लाभ कब उठेगा पूरा? अभी क्या बोला? जब यहाँ पढ़े और घर पे जाकर उसका रिवाइज कर ले उसी दिन। इन कि अब देखेंगे कभी खाली नोट्स बन रहा है तो उसका लाभ नहीं है। नोट्स तो मार्केट में 50 को पड़ा हुआ है, जाइए ना, भूगोल इतिहास सबका नोट्स, एक एक कंपनी का नहीं, दिल्ली के मुखर्जी नगर के बढ़िया बढ़िया कोचिंग का नोट्स पड़ा हुआ है। तो नोट्स का कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। तो नोट्स बनाने अगर आए हैं तो दिक्कत है। अब मेरे बात को थोड़ा बुरा मान लूंगा, आप लोग पढ़ाइए ना, आप ही को ऊंची बकवास करने लगे आप आकर के, हम नोट्स बनावे पढ़े, आपको क्या उससे मतलब है? अरे मैं भी आप ही के फील्ड से गुजरा हूं, मैं बेरोजगारी का दर्द समझता हूं। एक बार रिजल्ट आता है, ना होता है उसमें, आपका रोल नंबर नहीं रहता तो कितना दर्द होता है। आप जाके मिलिए, वो भी फाइनल। मैं 3-3 बार इंटरव्यू BPSC का दे करके फाइनल रोल नंबर मेरा उसमें नहीं था। तो सोचिए PT ना हो तो कोई दर्द उतना नहीं, लेकिन फाइनल इंटरव्यू दे के ना हो तो कितना दर्द होता है। तो हम चाहते हो दर्द से आप ना गुजरे, इसलिए आज सुधर जाएं। आप अगर दिन में क्लास कर रहे हैं जितना, तो रात में कोशिश कीजिए कि रात में 12 बज जाए, 2 बज जाए, पूरे क्लास का हम होमवर्क कर लेंगे तभी सोएंगे। अगर ये जुनून है तब क्लास का लाभ है। और इतना बेहतरीन फैकल्टी यहाँ है पूरे पटना में, मुझे लगता है हल्ला मचाने वाला तो बहुत है यहाँ, लेकिन पूरे पटना में जो बेहतरीन फैकल्टी इस कैंपस में है वहां कहीं नहीं है। बस आश्चर्य ये होता है कि इतने कम क्यों है, और भीड़ होना चाहिए था, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा इसको प्रसारित भी करना है आप लोगों को। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग इसका प्रसारित करो या मत करो, लेकिन लाभ उठाओ, है ना। तो क्या है भैया, लाभ उठाना है क्लास का। कैसे लाभ उठेगा? जब आप पूरे का रिवीजन घर पे करेंगे, खूब पढ़िए। एक काम और सुनिए मेरे तरफ से कम 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आप डेली घर पे भी क्या कीजिए कि GS का मार्केट में प्रैक्टिस सेट आता है, किसी का भी प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, डेली 100 क्वेश्चन GK का आप लगाइएगा घर पे भी,
ये भी आप काम अगर कर पाए तो जरूर करिएगा। डेली 100 क्वेश्चन लगाइए। मैं तो आपको छूट दे दिया, मैं आप लोगों को छूट दिया, मैं क्लास में आऊं तो आप किसी भी विषय का सवाल हमसे पूछिए। मैं ये नहीं कहूँगा बेटा आपने हमसे ज्योग्राफी का क्यों नहीं पूछा, मैं हिस्ट्री का टीचर तो हूं नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तक मैं आपका जवाब अच्छे से दूंगा समझाकर। केवल बायोलॉजी हमको कम आता है, खुल के बोलने में क्या दिक्कत है। अंग्रेजी भी कम आता है, अंग्रेजी बायोलॉजी यही 2 विषय हमको नहीं आता, बाकी सब कुछ आता है। लेकिन आप पढ़िएगा तब ना, पूछेगा कौन? जो पढ़ेगा। जब पढ़ेगा नहीं तो उसको क्या डाउट होगा? डाउट किसको होगा? जो पढ़ेगा। तो आप भी हूँ करिए, हम भी हैं करेंगे, राम राम करते दोनों निकल जाइए। मास्टर तो चाहता ही कोई बच्चा क्वेश्चन हमसे ना पूछे, पर हम चाहते हैं कि आप पूछिए हमसे। तो इसलिए जिस कैंपस में आप बैठे हैं बड़ी भाग्यशाली हैं, इसका लाभ उठाइए। हम लोग बीपीएससी स्टैंडर्ड ले जा रहे हैं इसको। पहाड़ पता ही ना, दूसरा क्लास में पहाड़ 2 दिन में खत्म कर देता है, पर हम आपको अभी तक पहाड़े में चला रहे हैं। लेकिन कितना बात बता दिए देखे आप। हम ये भी कोशिश करते हैं कि अगर कोई शिमला आ गया तो कुछ से इतिहास जुड़ा है तो इतिहासों बता दो, कुछ करंट अफेयर जुड़ा है तो करंट अफेयरों बता दो। क्यों जी? तो लाभ उठाइए, मन लगा के पढ़िए। हम आपके साथ हैं, थे और रहेंगे, अंडर गाइडेंस ऑफ राठौर सर। ठीक है, आगे आते हैं। जम्मू कश्मीर में इसे बोला जाता है, सुनिए, बोला नहीं जाता, सॉरी, न बढ़िया है, गोला घेरना पड़ेगा। अच्छा बात है, इसे आराम से घेर देंगे, इतना दूर उतने मिटेगा। कोई बात नहीं है, हो जाएगा। रुको, ये कहने से आवाज आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, देखो कोई नहीं, हो जाएगा। सामने खाली बना देना, इसमें कौन चीज। हो गया, यही बात तो था, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। हटाओ, ये खराब। अच्छा ना, सही बोल रहे हैं, सही। कोई बात नहीं, लिख देंगे, इतना चिंता किस बात का है। हम आप ही के लिए हैं भाई। जम्मू कश्मीर ये बोल के परेशान करके रखा है, सिटी बजा रहा है। अब हमको ना वो काम करना हमको नहीं आता है। साउंड कहने उन्हें हो गया तो आवाजों ने, लेकिन धीरे बोलेंगे भाई, क्योंकि मेरा गला कल रात में बैठ गया था। कल 1 बजे रात में मेरा गला ऐसा चौक हो गया कि हम फिर चाय 3 बार बना के पीना पड़ा है। जम्मू कश्मीर बैठ, यही पढ़ा है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। हाँ टुनटुन जी, हेलो। तो सही किया आपने, ऐसी बोल रहा है तो बोल दिया कि यस सर। उसके बाद देखिए उत्तराखंड हो जाएगा, उसके बाद सिक्किम और उसके बाद अरुणाचल। इस पर्वत की कुल लंबाई किलोमीटर। इस पर्वत की जो औसत ऊंचाई है वह 900 मीटर से 1200 मीटर के। इस पर्वत की एवरेज हाइट। हाँ सोनू जी, अब तुम क्लास में आके पढ़ा रहे हैं, तब रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दिया हम बोले उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और असम। क्लियर है, समझ गए? समझ गए आप लोग? नेक्स्ट, अब सुनिए, इस पूरे पर्वत का निर्माण जो हुआ है, ध्यान सुनिएगा, सुनो भाई टोपी वाले, इस पूरे पर्वत का जो निर्माण हुआ है, नाम क्या आपका? नाम रिसु, रिसु जी, अच्छा याद रहेगा नाम आपका। इस क्लास में मैं एक ही लोगों का नाम पूछा हूं, इसलिए आपका नाम याद रहेगा। मैं कह रहा हूं कि इस पर्वत की एवरेज हाइट कितना है? 900 से 1200 मीटर। इस पूरे पर्वत का निर्माण हुआ है
मिट्टी, बालू और पत्थर से। इस पूरे पत्थर का टेंशन मत लो आप, केवल साउंड का सेटिंग कर दो, रिकॉर्डिंग ऑन है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। उतना आप सीख लिया हो कैसे ओबीएस में रिकॉर्डिंग ऑन किया जाता है। ठीक है, क्या लिखे? इस पूरे पर्वत में जो क्या है भैया निर्माण हुआ है, एक ऐसे मटेरियल से इसका निर्माण हुआ है जिसको आप अगर निकाल के देखें पहाड़ में से तो आपको लगेगा ना कि नदी में से मिट्टी निकाल ली है। इस पहाड़ में से कहीं भी मिट्टी निकालिए आप, कहीं से भी निकाल लीजिए मिट्टी रैंडमली, तो आपको लगेगा नदी का मिट्टी निकाले। कभी नदी किनारे गए हैं आप? तो नदी किनारे का मिट्टी हाथ में लेते हैं तो खाली मिट्टी आता है, हाथ में खाली मिट्टी आता है, बालू भी आता है, पत्थर भी आता है। जो सो रहा है ना मिट्टी आता है खाली, सोने वाला आदमी क्या कर दे रहा है, मिट्टी आता है। क्लासों में ढेर लोग सो रहे हैं। क्या भैया जब नदी किनारे आप जाओ तो हाथ में नदी का मिट्टी उठाओ तो क्या हाथ में आता है, मिट्टी, बालू और पत्थर। सुनो बच्चा, इस पूरे पहाड़ में से मिट्टी निकालोगे ना तो आपको लगेगा कि नदी का मिट्टी निकाल लिए। आपको ऐसा फील होगा, अरे आपको ऐसा महसूस होगा कि हम नदी का मिट्टी हाथ में ले लिए। इसका मतलब इस पूरे पर्वत का निर्माण किस टाइप की मिट्टी से हुआ है? मिट्टी से, बालू से और पत्थर से। तो लिख लीजिए, इट इज मेड बाई सैंड। नो, जम्हाई ले रहे हो, सो रहे हो ना? जम्हाई लेने का मतलब सोना होता है, कोई जम्हाई नहीं लेगा। वहां से हट के बैठो, हट के बैठो, हाँ हटो थोड़ा सा, जब तक दीवार में रहोगे जम्हाई आएगा। हाँ क्या? हाँ सेडिमेंट्री है, पूरा हिमालय में मैक्सिमम सेडिमेंट्री मिलेगा। तो मैं तुम्हारे लिए बोला हूँ, जैसी सपोर्ट दोगे तो हल्का नींद आना तय। क्या लिखे भैया? इसका निर्माण अच्छा ये करे कि कहां से कहां तक विस्तार लिखो। शिवालिक पर्वत का विस्तार जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक है। हाँ, इसकी एवरेज हाइट बताया, औसत ऊंचाई इसका 900 से 1200 मीटर है। अब क्लियर है ना? तो अब लिखिए आगे, इस पर्वत का निर्माण मिट्टी, बालू और पत्थर से हुआ। क्या करिएगा? इस पर्वत का निर्माण मिट्टी, बालू और पत्थर से हुआ है। मतलब किस तरह की मिट्टी से? नदी वाला मिट्टी से बना है। यानी पूरे पहाड़ का निर्माण किस टाइप की मिट्टी से हुआ है? नदी के किनारे की जिस तरह का मिट्टी होता है उसी मिट्टी से इस पर्वत का क्या हुआ है स्टूडेंट्स? निर्माण हुआ है। क्लियर है? इसका मतलब विद्वानों ने अनुमान लगाया, विद्वानों ने इस पर्वत को बनते तो किसी ने देखा नहीं होगा, है ना? ये पर्वत हमारा पूर्वज है, पता है आपको? हम लोगों का उत्पत्ति इसी पर्वत से हुआ है। मेरे को कैसे सर, पर्वत से हम लोग का उत्पत्ति कैसे हो जाएगा? एक्चुअली इसी पर्वत के बाद, जिस युग में ये पर्वत बना है, इसी पर्वत के युग के बाद इंसानों का धरती पे आगमन हुआ था। माने हमसे पहले, जस्ट पहले पूछा जाए कि क्या बना इस धरती पर, तो शिवालिक पर्वत। शिवालिक पर्वत धरती बनने के जिस युग में बना उसके अगले युग में ही इंसान इस धरती पर आ गया था। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? जैसे आप पढ़ते हैं हिस्ट्री में प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, वैसी धरती के बनने का भी इतिहास है जिसको बोलते हैं जियोलॉजिकल हिस्ट्री। क्या बोलते हैं उसको? हिंदी में भूगर्भिक इतिहास। सुना होगा आपने नाम एजोइक, सुना तो होगा ही, कठिन है पर सुना होगा। एजोइक, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक, नियोजोइक। फिर एजोइक का भी दो भाग है ना, अबायोटिक, बायोटिक। फिर पेलियोजोइक का कितना, 6 भाग। कौन कौन? कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, डेवोनियन, सेल्यूरियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। ये सब हमको इसलिए याद है कि मैं एक ट्रिक जानता हूँ, ट्रिक आपको ही बताऊंगा तो सब एकदम 1 सेकंड में याद हो जाएगा। और अंतिम में आता है कौन? पेलियोजोइक के बाद मेसोजोइक। मेसोजोइक का 3 युग, ट्रियासिक, जुरैसिक और क्रेटेशियस। ये वही ट्रियासिक जुरैसिक जिसमें डायनासोर आया था। ट्रियासिक पीरियड में डायनासोर आया, जुरैसिक में डेवलप हुआ और क्रेटेशियस में खत्म हो गया। मेसोजोइक का 3 युग, ट्रियासिक, जुरैसिक और क्रेटेशियस। फिर आ गया कौन? मेसोजोइक के बाद सीनोजोइक। सीनोजोइक के बाद, सीनोजोइक में कौन कौन आ गया? प्लायोसिन, प्लायोसिन, ओलिगोसिन, इओसिन, मायोसिन, प्लायोसिन। उससे फिर आ गया लास्ट में नियोजोइक। नियोजोइक के 2 भाग, प्लिस्टोसिन और होलोसिन। प्लिस्टोसिन में क्या बना है? शिवालिक। शिवालिक किस युग में बना है? प्लिस्टोसिन युग में। शिवालिक कब बना? प्लिस्टोसिन युग में। कौन सा युग में? प्लिस्टोसिन। प्लिस्टोसिन किसका भाग है? नियोजोइक का। प्लिस्टोसिन किसका भाग है? नियोजोइक का। नियोजोइक का 2 भाग, प्लिस्टोसिन और होलोसिन। तो प्लिस्टोसिन में क्या बना?
और उसके बाद आता है होलोसिन। सारा नाम अच्छा, अरे सब बताएंगे, इतना बताएंगे ना कि इस मार्केट में फिर हमारे आगे कोई नहीं जाएगा। बस आप सबसे आगे होंगे। इस क्लास का बच्चा भूगोल में सबसे आगे रहेगा, ये हमारी गारंटी है। आप जहाँ बैठेंगे बड़े बड़े भैया जो होंगे ना बीपीएससी वाले, वो भी कहेंगे छोटू थोड़ा ज्योग्राफी देख लिया करो, हमारा तुम्हारा ज्योग्राफी ठीक हो गया है। रियल बात बता रहा हूँ। अगर मेरा होमवर्क पूरा करते चलोगे ना तो भैया बीपीएससी वाले जो पुराना 10 साल से तैयारी कर रहे हो वो भी बोलेंगे कि छोटू थोड़ा बीपीएससी में रहा है, थोड़ा ज्योग्राफी तुम देख लिया करो, तुमको बदले में कुछ और हम पढ़ा देंगे। पर भैया जरूरत नहीं है, हमारा सब टीचर मस्त है। आप कहिए तो आपको हिस्ट्री भी पढ़ा देता हूँ। देखिए आगे क्या लिखा भैया, प्लिस्टोसिन युग में। भैया शिवालिक पर्वत का निर्माण कब हुआ, प्लिस्टोसिन युग में। और उसी में एक अगला युग है होलोसिन, उसी में इंसान आया। दुनिया के सबसे बड़ा राक्षस इंसान कब आया, होलोसिन में। दुनिया का सबसे बड़ा राक्षस कौन है, इंसान। कब आया, होलोसिन में। और सबसे पहला जो मानव आया उसका नाम क्या था, कुछ नहीं। सबसे पहले जिस जो मानव आया धरती पर, उस मानव का नाम क्या था, अरे तो होमोसिपियंस तो ज्ञानी मानव है जी, उससे पहले का मानव सबसे पहले उसका नाम है, लिख लो, जीके में काम आ जाएगा बाबू। ये सब बात हर जगह नहीं मिलता, सिर्फ मिलेगा राठौर क्लासेस रजनीश सर के पास। लिखो, देखो भाई, रियलिटी भांज रहा हूं तो कुछ दम है तभी भांज रहा, ना हो तो मार्केट में घूम के आ जाओ, पढ़ के हिमालय आ जाओ। मुझसे बेहतर हुआ तो फ्री में ट्यूशन, हम ट्यूशन फीस देंगे, पढ़ लेना। हाँ ला, इतना पुराना है तो नया कैसे हो गया, इसलिए कि और जो है ना इससे वो और पुराना है। मान लीजिए हमारा उम्र मान लो कि 85 साल हो गया, मान लो, तो यहाँ पर और भी जो लोग बैठे उनका 85 से ऊपर है, तो सबसे नया कौन हो गया, हम। माने पुरानों में सबसे नया हम है, बात ये कह रहा हूं। तो यही बात यहाँ भी है कि सबसे पहला कौन मानव आया, नियंडरथल मानव। एक फैट मारेंगे, बाइक को मारेंगे। नियंडरथल मानव और क्रोमैग्नन मानव। क्रोमैग्नन, सुनो, पहली बार इस धरती पे कौन मानव आया, दो मानव। कौन कौन, नियंडरथल मानव सबसे पुराना मानव यही है। अरे होमोसिपियंस तो एक्सपीरियंस बंदा है, हम लोग होमोसिपियंस। 1300 सीसी दिमागी क्षमता, कहते दिमागी क्षमता, दिमाग की क्षमता होती, सोचने की क्षमता होती। इसका सोचने की क्षमता था 600 से 900 सीसी। इसका सोच कितना था भैया दोनों का, 600 से 900। लेकिन जो होमोसिपियंस है उसका 1300 सीसी। नोट कर लीजिएगा, ये भी जीके है। जो मानव धरती पर आया शुरू में उसका था 600 से 900 सीसी दिमागी क्षमता, लेकिन जो होमोसेपियंस बन गया उसकी दिमागी क्षमता कितना है, 1300 सीसी। क्लियर है ना, कुछ ज्ञान बढ़ा आप लोगों का। तो हमसे जस्ट पहले कौन पहाड़ आया, शिवालिक। शिवालिक का, शिवालिक के जस्ट बाद कौन आया, हम। कौन से पीरियड में शिवालिक आया, प्लिस्टोसीन में। हम लोग किस युग में आए, होलोसिन में। होलोसिन, ये दोनों किसका भाग है, नियोजोइक। ये दोनों किसके भाग हैं, नियोजोइक। भूलेंगे कभी, अरे भाई समझ में आया क्या, एकदम शक के निगाह से क्यों देख रहे हैं। अरे होमोसेपियंस, हम लोग किसके अवतार हैं, होमोसेपियंस के अवतार है, ज्ञानी मानव। इसको बोलते हैं होमोसेपियंस। इसका दिमागी क्षमता, यानी हम लोग की दिमागी क्षमता 1300 सीसी है। हो सकता है कुछ लोग ज्यादा दिमाग लगा रहे हों तो उनका 1350 हो जाएगा। आइंस्टीन टाइप के, न्यूटन टाइप के लोग 1400 सीसी। पर एक तो 2000 सीसी, 2000 सीसी हो गया तो पता चला कि आप एकदम दिमाग से ही सबको, एकदम यहाँ से बिल गेट्स को कंट्रोल करना है। बिल गेट्स दौड़ा दौड़ा गए, हुजूर बताइए क्या मेरे आका क्या काम है ना। मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक वाले, आपके नाम कर दो फेसबुक, जी सर कर दिया। पूरे दुनिया को कंट्रोल कर लेगा वो 2000 सीसी वाला, है ना। आप बोले सर कोई दवाई बताइए जिससे हमारा दिमागी क्षमता 2000 सीसी हो जाए। कोई दवाई नहीं, योगा और ध्यान। चलिए, कौन ऐसा बात है जो खत्म नहीं हो रहा है। मेरा नाम रजनीश कुमार है, मेरा नाम रजनीश कुमार। अच्छा नहीं लग रहा तो लिख दीजिए आर कुमार, है ना। वैसे नाम रहता है चिंटू कुमार। एक प्रोफेसर थे, उनका नाम था प्रोफेसर चिंटू कुमार। हम बोले कि क्या सर ऐसे नाम है, बोला सर आप कल से सी कुमार कर देंगे, कम से पता तो नहीं चलेगा चिंटू हूं मैं।
आजकल क्या है कि घर में लड़कों का नाम बिगाड़ देते हैं माता पिता, चिंटू, गोलू, सिंटू, मिंटू। अब मान लो बाद में प्रोफेसर बन गया तो फिर नामों लिखने में दिक्कत हो रहा है, तो एम कुमार लिखेगा मिंटू कुमार का। चलो हो गया सेपियंस, इधर आओ। अब बताओ न, ये पूरा पहाड़ प्लिस्टोसीन युग में बना है। इस पूरे पहाड़ में किस तरह का मिट्टी है बच्चों? नदी वाला मिट्टी है। पूरे पहाड़ में नदी वाला मिट्टी है, इसलिए विद्वान अनुमान लगाते हैं। उसमें विद्वान तो थे नहीं, कैमरा लेकर आदमी नहीं था तो विद्वान थोड़ा नहीं था। उस विद्वान अनुमान लगाते हैं कि जिस तरह की मिट्टी इस पहाड़ में मिल रहा है, जिस प्रकार की मिट्टी इस पहाड़ में है, ऐसा लगता है कि पहले जहां आज पहाड़ है, जब पहाड़ नहीं होगा तो वहां एक नदी बहती होगी। मैंने मना कर रहा हूं कि भैया मुझे सुन लो, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। पहाड़ में जिस तरह का मिट्टी है, नदी का मिट्टी, इससे विद्वान अनुमान लगाते हैं कि जब वहां पहाड़ नहीं था उस समय वहां क्या रहा होगा? पूरे में नदी रहा होगा, और नदी में ही फोल्ड हो गया होगा, जिससे क्या बना होगा? शिवालिक पर्वत, और नदी गायब हो गई होगी। ये पूरे दुनिया के 100% विद्वान इस बात से सहमत है, इसमें कोई विवाद नहीं है। तो लिख लीजिए क्राइम, शिवालिक के बनने से पहले, समझ में आ रहा है ना भाई? पहले समझाता हूं फिर लिखवाता हूं। देखो, शिवालिक के बनने से पहले, शिवालिक के बनने से पहले यहां से, शिवालिक के बनने से पहले यहां से शिवालिक के बनने से पहले यहां से एक नदी गुजरती थी। शिवालिक के बनने से पहले यहां से एक नदी गुजरती थी, एक नदी गुजरती थी, जिसे कुछ विद्वान सब लोग लिख लिए, शिवालिक नदी या इंडो ब्रह्मा नदी के नाम से पुकारते थे, जिसे कुछ विद्वान उन नदी का नाम क्या दे दिए? शिवालिक नदी। और कुछ विद्वान का कि नहीं, शिवालिक नदी नहीं, इंडो ब्रह्मा नदी था। लीजिए, नाम खाली चेंज हुआ, इंडो ब्रह्मा। कुछ विद्वान जिसे क्या बोलते हैं? शिवालिक नदी या इंडो ब्रह्मा नदी के नाम से जान, नदी सेम है, कुछ लोग कहते हैं इंडो ब्रह्मा नदी था, और कुछ लोग बोलते शिवालिक नदी था, है ना? नाम में क्या रखा है, नदी तो थी ना, बात खत्म है। अब आ गया ये नेक्स्ट। अब देखो, जिस चीज से पहाड़ बना है, मट्टी से, बालू से, पत्थर से, बताओ, मट्टी नहीं, मिट्टी, सॉरी, मिट्टी, बालू और पत्थर से। पटना में हूं तो बोलना पड़ेगा मट्टी, वरना दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गीची पीची भी चलता है, घीची पीची भी चलता है रफ वर्क को, और यहाँ पर चलता है क्या, और भी कई सारे ऐसे ऐसे शब्द हैं जो हम पूछे बच्चा से, बड़ा तब उदास हो जी क्या बात है, तो बोला कि सर इनको आज लमहर दिक्कत हो गया है। हाँ, कि लमहर शब्द सब यही सुनने को मिलता है, बहुत बड़ा दिक्कत। तो ये अच्छा लगता है सुन के कि हम आप आ गए अपने शहर पटना में, दिल्ली में थे तो सब सुनने को नहीं मिलता। चलिए लिखिए, क्या लिखा? सुनो, जिस चीज से पहाड़ बना है, जाहिर सी बात है कि पहाड़ भड़क जाएगा। पत्थर के कठोर चट्टानों का पहाड़ बनता तो नहीं भड़कता, लेकिन मिट्टी, बालू और पत्थर से पहाड़ बना है तो पहाड़ भड़केगा। अब पहाड़ भड़केगा मतलब क्या होता? पहाड़ के भड़कना क्या कहलाता? लैंडस्लाइड, भूस्खलन। तो पूरे भारत में जितने भी पहाड़ हैं उसमें सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड शिवालिक में होता तो सब में, पर इसमें सबसे ज्यादा होता है। लिखो, मैक्सिमम लैंडस्लाइड अकर्स इन शिवालिक। शिवालिक में सबसे अधिक भूस्खलन होता है, शिवालिक पर्वत 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 में सबसे अधिक भूस्खलन होता है। हो गया? अब देखिए, इस पूरे पहाड़ का नाम शिवालिक भूस्खलन, यानी जमीन का गिरना। एकदम से बोरिंग क्लास हो रहा है क्या? समझ में आ रहा है ना? इंटरेस्टिंग क्लास है ना? सुनो, इधर देखो मेरे भाई, उत्तर प्रदेश में इस पर्वत को मिटा नहीं सकते ना, इधर लिख देते हैं, हटाओ इसको। चूरिया मुरिया रेंज, कितना सुंदर नाम है, चूरिया मुरिया। उत्तर प्रदेश में शिवालिक पर्वत को चूरिया
मूरिया श्रेणी के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश में शिवालिक पर्वत को किस नाम है? तो शिवालिक पर्वत, पर यूपी के लोग क्या बोलते हैं? चूरिया मूरिया रेंज। यूपी के लोग नाम बिगाड़िए देते हैं, चूरिया मूरिया, कितना खराब नाम है। ये बिहार के लोग नाम सुधार देंगे। बिहार में इस पर्वत को सोमेश्वर रेंज बोलते हैं, कितना सुंदर नाम है। बिहार में इस पर्वत को सोमेश्वर रेंज के नाम से जानते हैं। बिहार में इस पर्वत को, नेपाल में नहीं, यूपी वाले लोग इस पर्वत को अपने यहाँ क्या बोलते हैं? चूरिया मुरिया रेंज। अब बिहार वाले लोग क्या बोलते हैं? सोमेश्वर रेंज। नेपाल वाले कुछ नहीं बोलते, शिवालिक बोलते हैं। क्या यूपी में कहाँ है? यूपी में सीतापुर में है, बिहार में उधर बेतिया है, तो सीतामढ़ी है, पूरा किशनगंज तक लगातार आपको दिखाई देगा पहाड़। बेतिया साइड है, बेतिया में कोई बेतिया से नहीं है, तो बेतिया में सोमेश्वर की पहाड़ी नहीं है? बताइए, इनके गांव के बगल में। तब अरे कुछ लोग तो कहे हमको कि सर हम रोज साइकिल से विदेश चल जाते हैं। हम बोले बड़ा शहर में पड़े, साइकिल से रोज विदेश? बोले नेपाल में हमारा खेत है सर, हम बाउंड्री लाइन पे हैं, 2 किलोमीटर के अंदर है नेपाल, तो साइकिल से चले जाते हैं नेपाल। डायलॉग अच्छा मारे कि सर रोज साइकिल से विदेश चल जाते हैं। हो गया। मेरे कई छात्र जिनका खेत नेपाल में भी, नेपाल में खेती करा के लौटते हैं। हालांकि अब तो 500-2000 के नोट बैन कर दिया नेपाल में, वहां चलता नहीं, जाना होगा तो 100 के चेन लेके जाइए, नहीं तो फिर चलेगा नहीं वहां। चलिए, हो गया। नेक्स्ट, क्लियर है? तो ये पूरा पर्वत है, इसमें और विशेष कुछ बात इसके अंदर नहीं है। अब हम चलते हैं, लिखिए पूर्वांचल श्रृंखला, ईस्टर्न हिमालय। अब खुल जाओ यार। कोई बात नहीं। अब लिखिए पूर्वांचल रेंज, तो वो सही बोले आप। अरे पूर्वांचल श्रृंखला, ईस्टर्न हिमालय, लास्ट दिन बताए थे ना? अरे लास्ट डे बताया था, याद होगा आप लोगों को। लास्ट मतलब देखिए, याद होगा। फिर से जो लोग नहीं आए थे उस दिन, उनके लिए बना, देखो यही पर्वत है, पूर्वांचल रेंज यहीं पर है। देखो ये जो लाइन खींचे हैं, यही पूर्वांचल श्रृंखला है। बना लो, जो लोग उस दिन नहीं आए थे, नए बच्चे, वो बना लो इस फोटो को, पूर्वांचल श्रृंखला। अब कुछ लोग तो ये सोच रहे हैं कि नया है तो नया है, और क्या, पूरा भारत नक्शा कौन बनाने जाएगा? बनाओ भाई। जो लोग नए, या फोटो मोबाइल है ना, फोटो खींच लो मेरे साथ, लेकिन खींच है। हाँ, 7 सिस्टर हो गया, बन गया सबका। खींच लो फोटो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे फोटो भी पड़ोसी खींचेगा। चलो मिटा रहे, नहीं बनाना है तुम लोगों को, जाए। चलिए, इस पर्वत को बाहर निकल, इस पर्वत को बना लीजिए, यही था ना? अगर मैप में आप देख रहे तो क्या था? यही पर्वत था। लिखिए, हेडिंग डालिए पूर्वांचल श्रृंखला या पूर्वांचल हिमालय, ईस्टर्न हिमालय। हेडिंग डाल दो, पूर्वांचल हिमालय या ईस्टर्न हिमालय। डाल दिया हेडिंग। इंसान किस युग में आया? होलोसीन। शिवालिक किस युग में आया? प्लिस्टोसीन। सबसे नया पर्वत हिमालय में कौन है? शिवालिक। चलो, इसका विस्तार कई राज्यों में है। इसका विस्तार अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इसी तरह से मैप में भी है। अगर मैप में जाओगे ना, तो क्रम से सबसे उत्तर में अरुणाचल, अरुणाचल के जस्ट नीचे क्या मिलेगा आपको? नागालैंड, फिर मिलेगा मणिपुर, उसके बाद मिलेगा मिजोरम, उसके बाद मिलेगा असम, उसके बाद मिलेगा त्रिपुरा, बना लो भाई, यही क्रम से ऐसे ही। असम नीचे नहीं है, थोड़ा ऊपर बढ़ोगे ना त्रिपुरा से, उधर असम मिलेगा ऊपर। अरे प्रोफाइल पिक्चर नहीं है, डीपी है। डीपी किसी का भी लगा लीजिए, लेकिन पीपी अपना होना चाहिए। पीपी मैंने प्रोफाइल पिक्चर लगाते हैं, डीपी और पीपी लगाते हैं। हो गया। देखो भाई, अरुणाचल प्रदेश में इस पर्वत को बोलते हैं डाफा बम, सॉरी पटकाई बम, सॉरी। अरुणाचल प्रदेश में इस पर्वत को बोलते हैं पटकाई बम। अरे भोजपुरी लोग मत सुनना इसको,
बम पटकाई नहीं, पटकाई बम। अरे बम माने वहां पहाड़ होता है, अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ को क्या बोलते हैं? बम। तो पटकाई बम, अरे है पूर्वांचल रेंज, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के लोग इसे क्या बोलते हैं? पटकाई बम। पूछा जाए पटकाई बम नाम के पहाड़ किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। भूलोगे नहीं। नागालैंड में इस पर्वत को बोलते हैं नागा हिल। क्या बोलते हैं जी? नागा हिल, या इसका एक और नाम है कोहिमा रेंज। कोहिमा रेंज। नागालैंड में इस पर्वत को क्या बोलते हैं? नागा हिल। नागालैंड की राजधानी कहाँ है जी? कोहिमा। तो कोहिमा रेंज भी इसको कहते हैं। वहां नागालैंड में इस पहाड़ को नागा हिल या कोहिमा रेंज, नागालैंड में इस पहाड़ को कोहिमा हिल या नागा हिल या कोहिमा रेंज के नाम से जानते हैं। मणिपुर में इसे मनी हिल के नाम से जानते हैं, मनी हिल। मिजोरम में इसे मिजो हिल के नाम से जानते हैं, मिजो हिल। सुनो, इतना उतारो तो फिर बताते हैं। उतारो उतारो इतना। आज हो सकता है कि शाम तक या कल आ जाएगा बीपीएससी का वैकेंसी। था तो 508 सीट, पर 606 सीट पर आ रहा है नोटिफिकेशन। करीब 690 सीट रहेगा। बड़ी बात है कि 66वीं में भी इतना ही सीट था, लेकिन अच्छे पोस्ट नहीं थे। इस बार एसडीएम डीएसपी का अच्छा पोस्ट है, मैंने क्रीम पोस्ट इस बार आ रहा है 690। तो इस बार चुकना नहीं चाहिए बीपीएससी, बिल्कुल किसी कीमत पर निकलना। जिसका ग्रेजुएशन हो गया किसी कीमत पर निकलना चाहिए बीपीएससी। और गर्ल्स के लिए तो खास कर, क्योंकि उसको 50,000 रुपया भी मिलेगा पीटी निकालने पर। सभी लड़कियों को पीटी निकालने पर कितना मिलेगा? 50,000 नगद इनाम। गर्ल्स को, सारे गर्ल्स को। उसमें से 10,000 टीचर को भी देना है। 10%, 10,000। अब हम 5,000 के चक्कर, तुम तो आओ अच्छी, हम ज्यादा के चक्कर में तुम। क्या? ना ना ना, फाइनल जिसका हो गया वही अप्लाई कर सकता है। कोई बात नहीं, अगला में आएगा 2,000 सीट, उसमें आप डालिएगा। आगे और बढ़िया अपॉर्चुनिटी आता है, खराब नहीं आता। हाँ जी, हो गया। थोड़ा 90 डिग्री पे आ जाओ मेरे भाई, एकदम आराम जैसे लग रहा है कि एकदम। चलो देखो इधर, मिजोरम और असम। गलत, यहाँ पर गलत चीज लिखा गया था मुझसे। रुक जाओ रुक जाओ। त्रिपुरा को पहले लो, असम को बाद में। गलती से लिखा गया था भाई, चेंज कर लीजिए। गलती से लिखा गया था, पहले त्रिपुरा ले लीजिए और उसके बाद असम ले लीजिए। आपने लिख दिया था पहले ही। त्रिपुरा पहले लीजिए फिर असम लीजिए। आपको क्या, जब तो काट सकते हैं, मेरा थोड़ा दिक्कत है, मिटाएंगे तो पूरे लाइनें मिट जाएगा। अरे पहले त्रिपुरा लिख लो भाई। अच्छा, दूसरा कलम से लिख दें। ये त्रिपुरा और ये असम। सुनो भाई, त्रिपुरा और मिजोरम दोनों को मिलाकर, त्रिपुरा और मिजोरम दोनों को मिलाकर इस पर्वत को कहा जाता है लुसाई हिल। क्या बोलते हैं? सॉरी, रुक जाओ रुक जाओ। ठीक है, लुसाई हिल, ठीक है। लुसाई की पहाड़ी लिख लिए। पूछा रहा है खाली मिजोरम में क्या बोलते हैं? मिजो हिल। खाली मिजोरम में जी मिजो हिल। त्रिपुरा और मिजोरम को मिलाकर क्या बोलते हैं? बोलो, लुसाई हिल। और सुनो मेरे बच्चों, असम में क्या बोला जाता है? असम में बोला जाता है कछार हिल, कछार की पहाड़ी। कछार की पहाड़ी। अरे एक तो माइक से परेशान है, इधर मुड़ रहे तो सीटी बजाना शुरू कर दे रहा है। असम में क्या बोलते हैं बच्चों? कछार हिल। असम, त्रिपुरा और मिजोरम को मिलाकर क्या बोलते हैं? लुसाई हिल। खाली मिजोरम में क्या बोलते हैं? बोलो सब, ऐसे चिल्लाओगे। बताओ, अरुणाचल प्रदेश में जिना बोलेगा 100 रुपया ले लेंगे। पटकाई बम। नागालैंड में, हाँ अब आया आवाज। मणिपुर में, मिजोरम में, मिजोरम और त्रिपुरा में, असम में
कछार हिल, याद रहेगा ना। सुनो भाई इधर देखो, त्रिपुरा में अकेले कुछ नहीं बोलते, लुसाइये बोलते हैं। आगे आओ, अरुणाचल प्रदेश में एक पिक है, इस पर्वत में अरुणाचल प्रदेश में पूर्व, अरे क्या छूट गया आपका, बोलिए हम लिखवा देते हैं। देखो इधर हो गया, ध्यान देखिए, अरुणाचल प्रदेश में एक पिक है जिसका नाम है डाफा बम। डाफा बम, पटकाई बम। अब सुनिए, ये जो पिक बनाया हूं ना, ये पूर्वांचल का है। आपको पता है ना कि अरुणाचल प्रदेश में हिमालय भी है, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक, तीनों अरुणाचल प्रदेश में है। तो अरुणाचल प्रदेश में पूर्वांचल जो है ना, अरुणाचल प्रदेश में जो पूर्वांचल का भाग है जिसको हम पटकाई बम बोलते हैं, उसकी हाईएस्ट पिक कौन है? डाफा बम। ये डाफा बम पूरे अरुणाचल की हाईएस्ट पिक नहीं है। पूरे अरुणाचल के हाईएस्ट पिक तो होगा नामचा बरुआ। पूरे अरुणाचल के हाईएस्ट पिक मैंने लिखवाया था नामचा बरुआ। पूरे सेवन सिस्टर के हाईएस्ट पिक लिखवाया था, वो हिमालय में है। अगर पूछा जाए कि अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बम की हाईएस्ट पिक, तो आंसर क्या होगा? डाफा बम। इसको लिखने की जरूरत नहीं, समझ लीजिए, केवल लिख लेना हो तो लिख लीजिए, पटकाई बम की सबसे ऊंची चोटी डाफा बम है। कि अरुणाचल प्रदेश की नहीं, अरुणाचल में और भी पहाड़ है, और भी ऊंचे चोटी है। अरुणाचल प्रदेश में जो पटकाई बम है ना, उसकी हाईएस्ट पिक है डाफा बम। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बम की ऊंची चोटी डाफा बम। अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बम की ऊंची चोटी कौन है? डाफा बम। क्लियर है? अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बम की सबसे ऊंची चोटी डाफा बम है। क्लियर है? अब सुनिए, एक पिक और है स्टूडेंट्स, नागालैंड में, इसका नाम है सारामती। सारामती, इस पिक का नाम क्या है स्टूडेंट्स? नागालैंड वाले पिक का नाम है सारामती। सारामती, सारामती के बारे में लिख लीजिए। सारामती सुन लो पहले तब लिखना भाई। सारामती पूरे जो पूर्वांचल रेंज है ना, पूरा टोटल, उस पूरे की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो क्या होगा आंसर? सारामती। वैसे नागालैंड की भी सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा? सारामती। तो लिख लीजिए पूरे पूर्वांचल रेंज और नागालैंड की हाईएस्ट पिक कौन है? सारामती। पूर्वांचल रेंज, पूरे पूर्वांचल रेंज, पूर्वांचल श्रृंखला तथा नागालैंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी, तथा नागालैंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी हो गया सारामती। अगला आइए, मणिपुर में कोई फेमस पिक नहीं है। मिजोरम में एक पिक है, मिजोरम में एक पिक है, इसका नाम है ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन, हिंदी में भी लिखिएगा ब्लू माउंटेन ही, ब्लू माउंटेन। हिंदी में भी क्या लिख दीजिएगा? ब्लू माउंटेन। इसका नाम नीला पर्वत मत कर दीजिएगा, ये नाम है, नाम का क्या करिएगा? अब नाम है जॉनसन, तो जॉन का पुत्र मत कर दीजिए। माइकलसन, तो माइकल का पुत्र मत कर दीजिए। तो भैया ब्लू माउंटेन पूछा जाए किस राज्य में है, तो मिजोरम राज्य में क्या है? ब्लू माउंटेन। क्लियर है? अब भाई यहाँ पर कोई फेमस चीज तो नहीं है, लेकिन एक फेमस झील है। मणिपुर में एक फेमस झील है जिसका नाम है लोकटक लेक। क्या नाम है? सुना होगा नाम आप लोगों ने, लोकटक झील। मणिपुर में लोकटक झील है जो काफी फेमस है, इसी पहाड़ में, इसी पहाड़ में मणिपुर में एक झील है, लोकटक झील। इसी पहाड़ में मणिपुर में एक झील है जिसका नाम क्या है? लोकटक झील। आपको पता है, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, अगर लोकटक झील लिख लिए तो आश्चर्य यह होगा कि इस झील में कई सारा आइलैंड, सुनो, इस झील में कई सारा द्वीप तैर रहा है, कई सारा द्वीप, जमीन तैर रहा है। उस जमीन पर स्कूल खोला गया है, उस जमीन पर नेशनल पार्क है। सोचिए, पानी में तैर रहा है, यहाँ तैरता हुआ द्वीप पाया। क्वेश्चन है भारत में कौन सी झील है जहां आइलैंड तैर रहा है झील के ऊपर? कौन सा झील है? लोकटक झील। सुन लो पहले। और इस तैरते हुए आइलैंड, इस तैरता हुआ द्वीप क्या बोला जाता है? फुमड़ी। क्या बोलते हैं वहां? फुमड़ी। फेमस चीज है, भूगोल में पढ़ना होगा।
फुमड़ी, लिख लीजिए। देखिए लोकटक झील में कुछ तैरता हुआ द्वीप, द्वीप समझते हो ना, आइलैंड, जमीन तैर रहा है। देखिए लोकटक झील में कुछ तैरता हुआ द्वीप है। लोकटक झील में कुछ तैरता हुआ द्वीप है। लोकटक झील में कुछ तैरता हुआ क्या है, आइलैंड है, द्वीप है, जिसे फुमड़ी कहा जाता है ना, जिसे फुमड़ी कहा जाता है। लिख लीजिएगा, ये भूगोल की किताब में भी मिलेगा ये टर्म, लिख लीजिए। फ्लोटिंग आइलैंड इन लोकटक लेक, हिंद अंग्रेजी वाले, फ्लोटिंग आइलैंड इन फ्लोटिंग माने तैरना, फ्लोटिंग आइलैंड ऑफ लोकटक लेक इज नोन एज फुमड़ी। फ्लोटिंग आइलैंड ऑफ लोकटक लेक इज नोन एज फुमड़ी। और पता है आपको, सुनो, इसी तैरता हुआ द्वीप पर, सुन लो मेरे भाई, एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुलो लामजाओ। इसका नाम है केबुलो। मणिपुर में इस झील के अंदर एक नेशनल पार्क भी है तैरता हुआ, केबुलो लामजाओ। केबुलो लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, केबुलो लिख लीजिए। देखिए इसी झील में एक तैरता हुआ, लोकटक झील में एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। मणिपुर में लोकटक झील में क्या है जी, बोलो, एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क। कौन है भैया, केबुलो लामजाओ, केबुलो लामजाओ। थोड़ा हैंड राइटिंग मेरा गड़बड़ है, क्या करिए, मतलब बढ़िया नहीं लिख पाता हूँ, बचपन में सुधरता, आप क्या सुधरेगा। केबुलो लामजाओ नेशनल पार्क पूछा जाए, भारत का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो तैर रहा है। तैरता हुआ नेशनल पार्क पूछा जाए भारत में कौन सा है, केबुलो लामजाओ। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2017 में इसमें इसी तैरता हुआ जो आइलैंड है ना बहुत सारा, उसमें एक आइलैंड पे स्कूल खोला गया है। किसके लिए, विकलांग बच्चों के लिए, और किसके लिए, अनाथ बच्चों के लिए। चलिए लीजिए, भारत का पहला तैरता हुआ प्राथमिक स्कूल, हाई स्कूल नहीं खोला गया है। देखिए भारत में पहला तैरता हुआ प्राथमिक स्कूल, भारत में पहला तैरता हुआ प्राथमिक स्कूल, भारत में पहला तैरता हुआ प्राथमिक स्कूल, भारत में पहला तैरता हुआ प्राथमिक स्कूल कहाँ खोला गया भैया, लोकटक झील में खोला गया है। किसके लिए, विकलांग, और विकलांग को मोदी जी बदल दिए नाम, दिव्यांग बोलिए, दिव्यांग और अनाथ बच्चों के लिए। दिस इज द फर्स्ट फ्लोटिंग एलिमेंट्री स्कूल ऑफ इंडिया ओपन इन लोकटक लेक फॉर ऑर्फन चाइल्ड एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड चाइल्ड। अनाथ बच्चों का अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, ऑर्फन। ऑर्फन का मतलब क्या होता है, अनाथ, एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड चाइल्ड, पीएच चाइल्ड। हो गया क्लियर। भारत का पहला तैरता हुआ स्कूल कहाँ खोला गया है, लोकटक लेक में। क्लियर है ना, सबको समझ में आ रहा है, जो बोल रहा हूं ये बात एकदम 100% आ रहा है। अब चलिए आगे देखो, इस पूरे पर्वत की लंबाई, यहाँ लिखे नहीं थे, लिख लीजिए। इस पूरे पर्वत की लंबाई है 1100 किलोमीटर, ये छूट गया था उस समय। इस पूरे पर्वत की लंबाई कितना है बच्चों, 1100 किलोमीटर, 1100 किलोमीटर लिख लीजिए। इस पूरे पर्वत की जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई कितना है, नहीं ऊंचाई सॉरी भाई, लंबाई कितना है, 1100 किलोमीटर। इस पर्वत की जो औसत ऊंचाई है वो है 900 से 1200 किलोमीटर, मीटर, 900 से 1200 मीटर, किलोमीटर मत कर देना भाई, मैं पता चल चांद पे चले जाओ। 900 से 1200 मीटर इसकी क्या है, एवरेज हाइट है। क्लियर है। इस पहाड़ का निर्माण किससे हुआ है, आपने पढ़ा शिवालिक का निर्माण मिट्टी बालू और पत्थर से हुआ है। इसका निर्माण किससे हुआ है, इसका निर्माण लाल बालू पत्थर और चूना पत्थर से हुआ है। देखिए, अरे इसकी औसत ऊंचाई छूट रहा है क्या आप लोगों का, इसकी एवरेज हाइट छूट रहा है। इसकी एवरेज हाइट लिखवा रहा हूं 900 से 1200 मीटर, औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर, लंबाई 1100 किलोमीटर। हो गया। इस पर्वत का निर्माण किससे हुआ है, इस पर्वत का निर्माण, यहां से अच्छा दिख रहा है, नजदीक में थोड़ा धीम तो अच्छा नहीं दिखता। इस पर्वत की जो क्या है, इस पर्वत का निर्माण लाल बालू पत्थर और चूना पत्थर से हुआ है। इस पर्वत का निर्माण लाल बालू पत्थर और चूना पत्थर से हुआ है।
देखिए अंग्रेजी में, इट इज मेड बाई रेड सैंडस्टोन एंड लाइम स्टोन। इट इज मेड बाई रेड सैंडस्टोन एंड लाइम स्टोन। इसका निर्माण लाल बालू पत्थर और चूना पत्थर से हुआ है। अब एक बात बताओ हमें, ये जो पहाड़ है वो किसकी बाउंड्री बना रहा है? इधर में इंडिया है, इधर म्यांमार है, इधर में इंडिया है, इधर बांग्लादेश। तो लिख लो, पूर्वांचल श्रेणी पूछा जाए, पूरा जो पूर्वांचल रेंज है वो किसकी बाउंड्री बनाता है? इंडिया म्यांमार और इंडिया बांग्लादेश। तो लिख लीजिए, पूर्वांचल श्रृंखला इंडिया एवं म्यांमार, पूर्वांचल श्रृंखला, अंग्रेजी वाले भी बोलेंगे हम, पूर्वांचल श्रृंखला इंडिया और म्यांमार, पूर्वांचल श्रृंखला इंडिया और म्यांमार, पूर्वांचल श्रृंखला इंडिया और म्यांमार तथा इंडिया और बांग्लादेश के बीच सीमा बनाता है। हाँ जी, अराकानयुमा भी इसी के साथ लगा हुआ है, इसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो उधर वाले कहते हैं कि ई बनाता है, म्यांमार में है, अब वो लोग कहते हैं कि ई बनाता है, हम कहते हैं ई बनाता है, वो कहते हैं ऊ बनाता है। हाँ समझ में आया? दोनों है। क्या लिखा आपने? मैंने तो अराकानयुमा पर्वत एक दिन डिस्कस किया था शायद। हाँ भाई लिख लिया, लिखे, पूर्वांचल श्रृंखला भारत म्यांमार और भारत बांग्लादेश के बीच सीमा बनाता है। भारत म्यांमार और भारत बांग्लादेश के बीच सीमा बनाता है। अब पूछे कि पटकाई हिल किसका सीमा बनाता है? तो भारत म्यांमार। नागा हिल किसकी सीमा बनाता है? भारत म्यांमार। बात तो वही हो गया। मनी हिल, मिजो हिल किसको बनाता है? भारत म्यांमार। इधर लुसाई हिल और कछार हिल किसका बनाता है? भारत बांग्लादेश। नहीं क्लियर हो गया? बिल्कुल फंडा क्लियर है। तो कंप्लीट हो गया हमारा पूर्वांचल श्रृंखला। कुछ लोग जम्हाई ले रहे हैं, हमारी नजर पड़ जा रही है, तुरंत मुंह बंद कर गए। डर इतना फैल गया जम्हाई को लेकर के ना, कि जम्हाई अगर ले रहा है देख ले रहे हैं, कुछ लोग तो पीछे देख के इसे कर रहा है। चलो भैया, पहाड़ में घुमा रहे हैं, इससे बड़ा बात क्या है? सुबह सुबह किसको मिलता है इतना बढ़िया नजारा? अब लिखिए, उत्तर भारत के पर्वत समाप्त हो गया। अब चलते हैं, बिना समय गवाए लिखो दक्षिण भारत के पर्वत। सुनते हैं बात, दक्षिण भारत के पर्वत, माउंटेन ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के पर्वत। बोलो, कौन बोल रहा था? हाँ मैंने, हाँ कभी कभी टकराते भी हैं। हाँ क्षतिग्रस्त हुआ करता है, बहुत बहुत घूमड़ी डूब भी जाता है, घास फूस वाला। कभी जाइए वहां देखिए, मणिपुरी लोग हिंदी जानते हैं, मणिपुरी को आप पढ़ाइए तो पटना वाला स्थिति, मतलब उनको अंग्रेजी बोलने की जरूरत नहीं है, वो हिंदी बढ़िया समझते, बढ़िया बोलते हैं। आपको बोल देंगे हिंदी तो लगेगा ना कि पटना के, लेकिन बाकी नागालैंड वाले और अरुणाचल वाले हिंदी को थोड़ा कम समझते हैं। लेकिन जो दिल्ली आ जाता है ना स्टूडेंट, वो जानने लगता है हिंदी। लेकिन मणिपुरी बहुत अच्छा हिंदी बोलता है। क्योंकि हमें एक फोन की थी लड़की कि हेलो सर, मोमो बोल रही हूँ, से कल क्लास होगी क्या? हमें लगता मोमो पटना में तो नाम नहीं रहता है। हमें कौन मोमो है? मोमो कौन है जी? तो सर मैं मोमो हूँ। मोमो, मोमो नाम रहता है वो, मोमो, रैम्बैन थिंग, चिंतम, चाउमिंग नहीं चिंतम। मेरा एक स्टूडेंट था चिंतम, और एक दिन हम करंट अफेयर पढ़ा, कोचिंग था दिल्ली में, वहां मैं करंट अफेयर पढ़ा रहा था, तो बताया कि बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर फीमेल, हर साल मिलता है ना अवार्ड, फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड मेल फीमेल दोनों को मिलता है। मैंने कहा फीमेल में इस बार मिला है भारत में बेम बेम देवी को, है ना? तो बोला सबकी इतना खड़ा नाम कैसे याद रहेगा सर? वो फुटबॉल करता है बम बम, तो याद रखना बेम बेम देवी। तो चिंतन बोल दिया कि सर ऐसे मत बोलिए, मेरी बुआ है ना चिंतन। तुम इतना बड़े परिवार से हो, तुम्हारी अपनी बुआ है? हाँ सर अपनी बुआ है, और ये मेरे पिताजी जो हैं पूरे मणिपुर के क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और मेरी बुआ है। तुम बोले कि फुटबॉल से इनको बहुत प्यार सर, ऐसे बम बम नहीं करवाइए सर। तो याद ही घटना हमको, चिंतन बोला कि मेरी बुआ है, तो इसलिए बेम बेम देवी हम आज तक याद किए। वैसे दो ही हैं भारत में महिला फुटबॉलर में, दो ही का नाम हमेशा आता है, एक बेम बेम देवी, एक बाला देवी। ये दोनों मणिपुर से। किसी साल बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड फीमेल में बाला देवी को मिल जाता है, तो किसी साल बेम बेम देवी को मिल जाता है। यही दोनों अभी बेस्ट में चल रहे हैं। ये दोनों नाम याद रखिए, बाला देवी और बेम बेम देवी। ऑप्शन में आ गया और नहीं पढ़ के गए हैं, तो इन दोनों में से कोई एक नाम रहेगा तो मार दीजिएगा, और दोनों रहेगा तो फिर धर्म संकट में पड़ जाइएगा। अब भूलेंगे आप लोग, कभी नहीं भूलेंगे। अब आइए दक्षिण भारत के पर्वत, हो गया काम? ना ना यही से चलिए, इस ज्यादा सही। क्या लिखे भैया? दक्षिण भारत के पर्वत में पहला पर्वत क्या बताया था? अरावली। जो लोग उस क्लास में नहीं थे एक बार थोड़ा सा देख लें, अरावली पर्वत का विस्तार यही था, गुजरात से लेकर दिल्ली के जेएनयू तक। उस दिन बताया था मैंने
और एक प्रोफाइल पिक्चर खींच लो, फिर डीपी बनाएंगे हम, डिस्प्ले पिक्चर। देखो अरावली पर्वत हेडिंग डालो, अरावली पर्वत आई वाला फोटो बना लो, जल्दी जितना जल्दी बना सकते हो बनाओ, मात्र 1 मिनट का समय देंगे, 30 सेकंड में बनाओ। क्या दिक्कत है, ऐसे करके ऐसे तो करना है, इसमें कितना लगेगा, 10 सेकंड नहीं लगा। बनाओ, हो गया ना। ये अरावली पर्वत का विस्तार कहां से दिख रहा है, ये गुजरात है। ये डबल कान वाला कौन है, डबल कान वाला क्या है, गुजरात। इसके बाद राजस्थान, इसके बाद दिल्ली। गुजरात से दिल्ली डायरेक्ट उछल के चले आओगे, राजस्थान आना पड़ेगा ना जी। तो गुजरात के बाद सुनो, इस पर्वत का विस्तार गुजरात में है, राजस्थान में और दिल्ली में है। तो चलिए इस पर्वत को थोड़ा जूम कर लेते हैं। सब में पेजे मत बदलिए, कम पेज है, पेज बर्बाद मत कीजिए। चलिए बनाइए, अरावली पर्वत को जूम कर दिए, बड़ा कैमरा से जूम कर दिया। अरावली जो बनाए थे ना फोटो के अंदर, उसी ऐसी था फोटो में ना, अरे फोटो में भी तो ऐसा ही था। चलो भाई, इसका विस्तार गुजरात, इसका विस्तार गुजरात के हिम्मतनगर, गुजरात के हिम्मतनगर से लेकर, गुजरात के हिम्मतनगर से लेकर इस पर्वत का विस्तार दिल्ली के JNU, जहां के कन्हैया कुमार हैं, कांग्रेस ज्वाइन कर लिए, देख रहे थे कि वामपंथ में कोई भविष्य नहीं है। हाँ, अब मोदी जी लोग चिढ़ रहे हैं, तब धीरे धीरे होता कांग्रेस आए, कर रहे हैं ना कि 5 किलो चावल फ्री में देते हैं, और उसको पकाना पड़ता है 900 के गैस पर। ये कौन सा न्याय हो रहा है। कांग्रेस के पास ऑप्शन अब आएगा ना, प्रशांत किशोर चला गया उसके साथ। प्रशांत किशोर जब ममता बनर्जी का चुनाव जीता है, अबरी किसका चुनाव जितवाने में लगा हुआ है, सोनिया गांधी को। कन्हैया कुमार आ गए, बहुत लोग आ रहे हैं, कांग्रेस जोड़ रहा है लोगों को। अगला 24 में इनको पता चल जाएगा नमक और तेल सबका भाव। आपको नहीं पता ना, कांग्रेस में मेहनतों करता है तो गांधी परिवार, अब बाकी सब तो निकम्मे बैठे हैं। आनंद शर्मा ले लीजिए, एसी से बाहर निकलता नहीं है। चलिए पॉलिटिक्स की बात यहाँ नहीं, यहाँ आइए। इसका विस्तार कहां से कहां तक, गुजरात के हिम्मतनगर से लेकर दिल्ली के JNU तक। इसकी कुल लंबाई में 3 आता है, स्टूडेंट्स किताब पढ़ोगे तो 3 आता है। कुछ लोग बोलते हैं 650 किलोमीटर, कुछ लोग बोलते हैं 750 किलोमीटर, और कुछ लोग बोलते हैं इसकी लंबाई 850 किलोमीटर। तो बोले सर सही कौन है, तो सही है बच्चा 650 किलोमीटर। इस पर्वत की कुल लंबाई 650 किलोमीटर। बाकी तीनों अपनी अपनी जगह सही है, कोई गलत नहीं, लेकिन ज्यादा सही कौन हो जाएगा, 650 किलोमीटर। इस पर्वत का विस्तार गुजरात के हिम्मतनगर से दिल्ली के JNU तक। अब JNU तक क्यों सर, JNU तक क्यों, आगे सुल्तानपुर, छतरपुर, आगे बढ़ते हैं सर MG रोड, हुडा सिटी सेंटर, पालम एयरपोर्ट, तो पूरा गुड़गांव में पहाड़ दिखता है। फरीदाबाद से गुड़गांव तक क्या दिखता है, यही अरावली पर्वत। तो सर उसको हम फरीदाबाद गुड़गांव तक क्यों नहीं माने, हरियाणा तक क्यों नहीं माने, JNU तक क्यों मान रहे, केवल आप इसलिए मान रहे बच्चा कि रियल आपका कहना सही है, पूरा पालम एयरपोर्ट इसी पहाड़ पे बसा हुआ है, पूरा गुड़गांव इसी पे है। फिर गुड़गांव तक क्यों नहीं, इसलिए क्योंकि गुड़गांव में आप देखेंगे जो नया गुड़गांव बसा है, जो न्यू गुड़गांव बसा है, पुराना गुड़गांव तो आपको नया टोला से भी घटिया देखने में लगता है, लेकिन नया टोला तो घटिया है ही, इससे भी घटिया वो लगता है। लेकिन जो नया गुड़गांव बसा है ना, ये अरावली पर्वत पर बसा है। इतना लंबे लंबे आलिशान बिल्डिंग बना दिया, अब बीच से मेट्रो गुजरती है, जब मेट्रो में बैठ के नया गुड़गांव से पास कीजिएगा तो न्यूयॉर्क शहर में घूम रहे हैं। इतना बेहतर, हम तो पढ़ाए हैं 2 साल वहां, मतलब सुबह 5 बजे ट्रेन होती थी, मेट्रो विश्वविद्यालय से पकड़ता था और सीधे MG रोड उतरता था, तो लगता था कि हाँ न्यूयॉर्क में घूम रहा हूँ। तो भैया ये पूरा गुड़गांव, जो नया गुड़गांव, इसी पे बस गया। अब पहाड़ दिखता ही नहीं, बिल्डिंग दिखता है। तो विद्वान लोग है जब पहाड़ दिखबे नहीं करता तो क्यों माने, JNU तक मानते हैं। पूरा दिल्ली इसी पहाड़ पे बसा हुआ है, पूरा दिल्ली इसी पे है, राष्ट्रपति भवन इसी पे है, दिल्ली विश्वविद्यालय का नॉर्थ कैंपस इसी पे है, पूरा पहाड़ी दिखेगा आपको दिल्ली में। सुनो, इसका विस्तार को हम बांटेंगे, इसको पढ़ेंगे हम 3 बात नहीं, पीछे वाले एक तो अभी आए, अब पूरा जम के बतियाने लगे, पता नहीं कितना बात लेके आए हैं आप। चलिए, गुजरात के हिम्मतनगर से लेकर दिल्ली के, कितना बढ़िया JNU की बात कर रहे हैं, कन्हैया कुमार की बात कर रहे हैं। आइए इधर, गुजरात के हिम्मतनगर से दिल्ली के JNU तक, इसको हम 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। इस पहाड़ को हम कितने भागों में बांटेंगे, बोलना भी है, 3 भागों में। अरे अभी शुरू हुआ है क्लास, अभी शुरू किया अरावली पर्वत, देखो ना। इसका विस्तार हिम्मतनगर से लेके उदयपुर तक, उदयपुर से लेके अलवर तक, इसको 3 भागों में बांटेंगे। पहला भाग हिम्मतनगर से लेकर उदयपुर तक, और दूसरा भाग उदयपुर से लेकर अलवर तक, और तीसरा भाग अलवर से लेकर दिल्ली के JNU तक। इसकी कुल लंबाई 650 किलोमीटर। हिम्मतनगर से लेकर उदयपुर तक का जो हिस्सा है उसको बोला जाता है जरगा श्रेणी।
अब नींद आने लगा। जरगा श्रेणी, और उदयपुर से लेकर अलवर तक के भाग को बोलते हैं हर्षनाद श्रेणी। हर्षनाद श्रेणी, और अलवर से लेकर दिल्ली तक के भाग को बोलते हैं दिल्ली श्रेणी। हो गया मेरे भाई। किसी को भूगोल बहुत कठिन लग रहा है पढ़ने से? सबको आसान लग रहा है ना? किसको किसको भूगोल कठिन लग रहा है कि बहुत ये पल्ले नहीं पड़ रहा है? मुझे तो लगता है मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, पल्ला पढ़ रहा होगा आपको। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इसके बावजूद भी नहीं पढ़ रहा है तो सोचेंगे कुछ दूसरा तरीका। हो गया। गुजरात के हिम्मतनगर से उदयपुर तक के भाग को जरगा रेंज बोल भी दो भाई। जरगा रेंज। उदयपुर से अलवर तक के भाग को, अलवर से दिल्ली तक के भाग को, हाँ ये जो यही दिल्ली रेंज जो है ना, इसी में रायसीना हिल है। इसी में क्या है? रायसीना हिल, जिस पर राष्ट्रपति भवन है। इसी दिल्ली रेंज में लिख लो, अलग से ना हो तो फोटो से बाहर निकल के, फोटो के आसपास नहीं, फोटो से दूर हट जाओ, नीचे आके लिखो, एकदम से लिखो दिल्ली, अरावली पर्वत के दिल्ली रेंज में ही, अरावली पर्वत के दिल्ली श्रेणी में ही रायसीना हिल है। रायसीना हिल, जिस पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। बताया था ना शुरू में, जब इसका पिक्चर बना रहा था बहुत पहले, शुरुआत में तो बताया था ये वाला बात। इंडिया गेट से सामने दिखता है, क्या लिखे? अरे अरावली पर्वत के दिल्ली श्रेणी में ही रायसीना हिल है। अरावली पर्वत के, हमको लगा अंग्रेजी में कोई दिक्कत हो रहा है। दिल्ली पर्वत में ही क्या है जी? दिल्ली रेंज में ही क्या है? रायसीना हिल है, जिस पर राष्ट्रपति भवन स्थित है, जिस पर प्रेसिडेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन किस पर है जी? रायसीना हिल। उस किसका भाग है? अरावली का। क्लियर है? अब सुनो, राष्ट्रपति भवन का निर्माण किसके काल में शुरू हुआ था? किस गवर्नर जनरल के काल में निर्माण शुरू हुआ और किस गवर्नर समय बनकर तैयार हुआ? दो प्रश्न। रीडिंग बिल्कुल सही। लॉर्ड रीडिंग के काल में राष्ट्रपति भवन का निर्माण शुरू हुआ और बन के तैयार हुआ लॉर्ड इरविन के समय। लॉर्ड इरविन के समय बन के तैयार हुआ राष्ट्रपति भवन। कब? लॉर्ड इरविन के समय। अब बनना शुरू कब हुआ था? लॉर्ड रीडिंग के समय। लॉर्ड रीडिंग के समय ही स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई थी, जो आर्य समाज से जुड़े हुए थे। हंस स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई। कब? लॉर्ड रीडिंग के समय। लॉर्ड इरविन के समय ही काकोरी लॉर्ड रीडिंग के समय ही काकोरी गाड़ी लूटकांड हुआ। और इरविन के समय क्या हुआ भैया? तो सैंडर्स को गोली मारकर हत्या की गई, लाला लाजपत राय मरे। इसके अलावा इसके अलावा असेंबली पर बम फेंका गया। इसके अलावा कई सारे काम हुए, जिसमें आपको गांधी जी ने डांडी मार्च शुरू किया, सबने हो गया, आंदोलन शुरू हुआ, गांधी इरविन के बीच पैक्ट भी हुआ। तो इरविन के समय राष्ट्रपति भवन बनकर तैयार हुआ और शुरू हुआ बनना लॉर्ड रीडिंग के समय है। बता देते हैं। अरे रीडिंग नहीं डालते, रीडिंग डालते नहीं। जो रीडिंग डालते हैं पढ़ाई में, रीडिंग डाल लो थोड़ा, तो ही रीडिंग। और लॉर्ड रीडिंग और दूसरा लॉर्ड इरविन। हाँ बच्चा, तुम क्या बोल रहे? विफल, एक्चुअली कोई आंदोलन विफल नहीं होता। गांधी जी एक्चुअली उसमें बंद किया चौरी चौरा कांड के कारण। उन्होंने, गांधी जी का एक मेथड था कि भैया संघर्ष विराम संघर्ष। गांधी जी चाहते थे कोई भी आंदोलन 2 साल से ज्यादा न चले, है ना, क्योंकि वो जानते थे कि लगातार आंदोलन चलाने से अंग्रेजों को हमारी नीति के बारे में पता चल जाएगा और हमारे लोग भी थक जाएंगे, दिमाग नहीं लगा पाएंगे। इसलिए आंदोलन मैक्सिमम 1 से 1.5 साल चले, बंद हो जाए, फिर 2 साल बाद शुरू करते, है ना। इसलिए असहयोग आंदोलन को आप विफल कैसे मान सकते हैं? कोई भी आंदोलन पूरी तरह विफल नहीं होता, लेकिन विफलता इस बात में है कि विफलता ने क्या, मुझे तो लगा सबसे सफल आंदोलन है क्योंकि उसमें मुस्लिम भी शामिल हुआ। मुस्लिम भी उसी तरह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, नारी की संख्या ज्यादा था, स्टूडेंट ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लेकिन आम और किसान और मजदूर वर्ग उसमें भाग नहीं लिया। लेकिन असफल कंप्लीट कैसे कर सकते उसका कि अब विफल रहा, बंद किया गया गांधी जी के द्वारा जानबूझ के, क्योंकि वो चलते थे संघर्ष विराम संघर्ष। कहीं बैठिएगा तो डिटेल बात होगी, है ना। समझ में आया कुछ? आगे आओ। हाँ जी। अरे मेरे भाई, हम कहाँ से इतिहास का नाम ले लिए थे, हम अब खुदे पछता रहे हैं। लिखो इरविन भाई के काल में, इमरान भाई काल में मत कर देना, इरविन। अब इतिहास को ही ब्लॉक करते हैं तो हमारा पर्वत रुक जाएगा, बाद में कहीं मिल लेंगे। हाँ जी आओ।
इरविन रीडिंग लिख दिए ना, काम खत्म, आ गया हो गया भाई। राष्ट्रपति भवन किस पर? रायसीना हिल पे है। एक चीज और जान जाओ, उदयपुर को हम लोग बोलते हैं झीलों का सर, बता चुके हैं। उदयपुर को, श्रीनगर को, भोपाल को और नैनीताल को, नैनीताल, भोपाल, श्रीनगर और उदयपुर, इसको क्या बोलते हैं? झीलों का शहर। ये हम लिखवा भी चुके हैं आपको पहले। अब आइए थोड़ा सा इस पर्वत के बारे में एक विशेष बात बता रहा हूं। इस पर्वत में गुजरात से आप दिल्ली की ओर बढ़ेंगे ना, ध्यान से सुनो, संख्या क्या गिन रहे हो बच्चों का, सुनो। इस पर्वत में गुजरात से अगर आप दिल्ली की ओर बढ़ोगे तो इस पर्वत की चौड़ाई बढ़ता चला जाएगा। इधर बहुत कम चौड़ा है और दिल्ली में सबसे ज्यादा चौड़ा है, लेकिन इसकी ऊंचाई घटता चला जाएगा। इस पर्वत में गुजरात, भाई इस पर्वत में गुजरात से दिल्ली की ओर बढ़ोगे तो पर्वत की चौड़ाई घटता जाता है, तो बढ़ता जाता है और ऊंचाई घटता जाता है। बोलो इस पहाड़ की चौड़ाई सबसे ज्यादा कहाँ होगा? दिल्ली तरफ। और सबसे कम चौड़ाई कहाँ होगा? गुजरात की तरफ। इस पर्वत की ऊंचाई सबसे ज्यादा कहाँ होगा? गुजरात की तरफ। और सबसे कम ऊंचाई कहाँ होगा? दिल्ली की तरफ। यानी कि दिल्ली की ओर जाते हुए इस पर्वत की ऊंचाई कमते चला जाता है और चौड़ाई बढ़ते चला जाता है। तो अगर एक प्रोफाइल पिक्चर हम लें, देखो इसका अगर हम ले तो कुछ ऐसे है अरावली पर्वत, ध्यान दो, बनाना हो तो बना भी लेना। इस पर्वत की ऊंचाई, चौड़ाई गुजरात से दिल्ली की ओर क्या होता है जी? बढ़ता जाता है और ऊंचाई कम होता जाता है, ऊंचाई कम होता जाता है। इस तरीके से ये हो गया प्रोफाइल पिक्चर। रियल में ऐसा ही पिक्चर है। इस पर्वत की ऊंचाई सबसे ज्यादा गुजरात तरफ, राजस्थान तरफ, और सबसे कम ऊंचाई दिल्ली की तरफ। इस पर्वत की ऊंचाई, क्वेश्चन यूपीएससी का हो गया, ये सब रेलवे से जीडी के औकात नहीं इसको पूछने का। पूछे नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और दिए गए कूट से उत्तर दें, तो क्या पूछेगा? पहला कोटेशन, अरावली पर्वत की चौड़ाई दिल्ली की ओर बढ़ता जाता है, अरावली पर्वत की ऊंचाई। दूसरा कोटेशन, दिल्ली की ओर घटता जाता है। कौन सही? केवल एक, केवल दो, इनमें से दोनों सही, दोनों गलत। ऐसा प्रश्न कहाँ पूछेगा? यूपीएससी में। तो कहीं कुछ नहीं छूटेगा जी। एक बार पढ़ लिए भूगोल तो ये अंतिम भूगोल है। आप कमांडेंट का एग्जाम दो, सीडीएस का एग्जाम दो, बीपीएससी दो, चपरासी दो, कलेक्टर दो, सब इसी में समाहित है। कोई दिक्कत? मैंने संपूर्ण भूगोल आपको मैं पढ़ा रहा हूं, परीक्षा का टारगेट लेके चल नहीं रहा, कंप्लीट ज्योग्राफी। तो लिख लो, इस पर्वत की ऊंचाई सबसे ज्यादा गुजरात तरफ होगा, सबसे कम दिल्ली की तरफ। लिख लिया? लिख लो, इस पर्वत में गुजरात से दिल्ली जाते हुए चौड़ाई बढ़ता जाता है तथा ऊंचाई कम होता जाता है। इस पर्वत में गुजरात से दिल्ली की ओर जाते हुए ऊंचाई कम होता जाता है तथा चौड़ाई बढ़ता है। एक बात बताओ मुझे भाई तुम लोग, कि इसका मतलब इस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी होगी वो जरगा रेंज में होगी या हर्षनाथ रेंज में होगी या दिल्ली रेंज में? सब सोच के बताओ। इस पर्वत की ऊंचाई दिल्ली की ओर कम रहा है, इसका मतलब सबसे ज्यादा ऊंचा पट नीचे वाले भाग में होगा, यानी इसकी सबसे ऊंची चोटी जरगा में होगा। जरगा में कहा? राजस्थान में, एकदम गुजरात में नहीं है, राजस्थान में। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है जी? जरगा रेंज में, राजस्थान में। इस चोटी का नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है जी? आप लोग के पास जगह है तो लिख लीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं है। हम बोल दे रहे हैं गुरु शिखर। अंग्रेजी में टीचर्स पिक मत कर दीजिएगा, अंग्रेजी में इसको टीचर पिक मत कर दीजिएगा, गुरु शिखर। अरे गुरु शिखर दिखाई नहीं दे रहा? लिख लो देख के। पूछा जाए पूरे अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान के किस जिले में है? सिरोही। गुरु शिखर राजस्थान के किस जिले में है? अरे गुरु शिखर राजस्थान के किस जिले में है? आप फोटो नहीं बना रहे? ऐसा कर दिए, यहीं बनाओ ना, यहीं तो बनाना था, यहाँ बनाइए जस्ट यहीं पर। राजस्थान के सिरोही जिला, राजस्थान के सिरोही लिखे, सिरोही। गुरु शिखर राजस्थान के किस जिले में है? तो लिख लीजिए गुरु शिखर। गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली माउंटेन एंड राजस्थान। गुरु शिखर राजस्थान राज्य की तथा अरावली पर्वत की सबसे, लिखो ना भाई, गुरु शिखर अरावली पर्वत की, समझ में आ रहा है भाई, तथा राजस्थान राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर अरावली पर्वत की, ज्यादा तेज बोल रहा हूं क्या? गुरु शिखर राजस्थान राज्य की तथा अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर है? इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ऊंचाई कितना है जी? 1722 मीटर ना। हाँ तो ये ना, वो दूसरा है। गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली एंड राजस्थान। गुरु शिखर राजस्थान राज्य की तथा अरावली पर्वत की
सबसे ऊंची चोटी है। देखो बच्चा, ये जो गुरु शिखर है ना, मान लो मैं ही गुरु शिखर, और यहां से एक लाइन सुनो, गुरु शिखर में मेरे पास से, यानी गुरु शिखर के पास से, पिक के पास से अरावली पर्वत, इधर देखो, अरे मैं 3D फोटो लाइव आके बता रहा हूं। मान लो कि मैं ही गुरु शिखर हूं और यहां से एक नदी निकलती है, गुरु शिखर के पास से राजस्थान में एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है बनास नदी। थोड़ा सा रुक जाओ, गुरु शिखर में राजस्थान राज्य में एक नदी निकलती है, एक नदी निकलती है, लिख लो भैया, गुरु शिखर में राजस्थान राज्य में क्या निकलती है, एक नदी निकलती है गुरु शिखर के पास से ही, इस नदी का नाम है बनास नदी। फोटो में बना लो, फोटो में ही बना लो, हम नहीं जानते ज्यादा कंजूसी का, एक पेज में दो को फोटो बनाओगे तो कैसे काम चले। हम बोले थे पन्ना पूरा खर्च करो, हम लोग अमीर घराने से हैं, भूगोल के लोग हम लोग क्या हैं, हम लोग 100-200 साल की बात नहीं करते, हम लोग हजारों लाखों साल की बात करते हैं। हो गया, इतिहास में खाली इंसानों का जन्म बताया जाता है, हम लोग तो पहाड़ों का जन्म भी बताते हैं, हवा का भी चित्र बना देते हैं, हम लोग वही भूगोल वाले हैं जो हवा का भी फोटो, जिसका कोई चित्र नहीं उसका भी चित्र बना देते हैं। चलो भैया, गुरु शिखर राजस्थान राज्य की तथा अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, वहां से एक नदी निकलती है, कौन, बनास नदी। अब मान लो मैं गुरु शिखर हूं, यहाँ से नदी निकल रही है, तो लगातार हजारों साल तक नदी बहेगी, तो पहाड़ का एक हिस्सा कटा हुआ दिखेगा, नहीं महसूस करो, पहाड़ का एक हिस्सा कटा हुआ दिखेगा, यहां पर बना लो। इस कटे हुए भाग को ही बोलते हैं माउंट आबू, माउंट आबू क्या बोलते हैं, इस कटे हुए भाग को, है ना, अब क्लियर हो रहा है ना फंडा, अब माउंट आबू वाला फंडा क्लियर हुआ। कौन है माउंट आबू, नदी के उस पार गुरु शिखर और नदी के इस पार माउंट आबू। भूलेंगे कभी जीवन में, बस नदी का फासला है बच्चा, माउंट आबू। अब माउंट बाबू, बाबू नहीं भैया, अच्छा चलिए बाबू कर लेते हैं। अब माउंट बाबू आए हैं तो कुछ इनके सम्मान में बोलना पड़ेगा, वरना नाराज होकर भाग जाएंगे। अब इनके सम्मान में 4 शब्द लिखे जाए अलग से, अलग से पन्ना में, दूसरा पन्ना में दूर हट के लिखिए इनके बारे में 4 पॉइंट। किसके बारे में, माउंट आबू के बारे में, बाबू मत कर देना भाई, माउंट आबू के बारे में 4 लाइन लिखें, 4 पंक्तियां, सुनिएगा। हाँ अर्ज करते हैं, हाँ हाँ, बीच में नदी घाटी, एक पहाड़ का हिस्सा हो गया माउंट आबू, दूसरी तरफ गुरु शिखर। अब जैसे मान लो यहाँ से नदी बह रही है, तो चलते चलते कुछ दिन के बाद काट देगी इसको, तो चौकी का कुछ हिस्सा इधर हो जाएगा, चौकी का कुछ हिस्सा इधर हो जाएगा, एक हिस्सा को इधर को माउंट आबू, इधर को गुरु शिखर। हो गया क्लियर। अब सुनो, माउंट आबू के बारे में लिखो। आपको पता है माउंट आबू पर ही पहले आईपीएस की ट्रेनिंग होता था। 1974 से पहले, 1974 से पहले अगर आप आईपीएस बनते ना तो आपकी ट्रेनिंग कहाँ होता, माउंट आबू पर। लेकिन 1974 से के बाद इस आईपीएस के ट्रेनिंग सेंटर को लेकर चले गए हैदराबाद। अब कहाँ होता है ट्रेनिंग आईपीएस का, हैदराबाद। उसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी। कहाँ पर है, आईपीएस कभी जीवन में बनेंगे ना भाई, तो ट्रेनिंग कहाँ होगा आपका, हैदराबाद में, सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी। क्लियर है। पहले वो माउंट आबू में था, उसको हटा दिया, हटाने के बाद क्या बिल्डिंग तोड़ दिया, नहीं, उसी बिल्डिंग में एक दूसरा सेंटर ला दिया जिसका नाम है इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी। चल लीजिए, यहाँ माउंट आबू पर आंतरिक सुरक्षा अकादमी है, माउंट आबू पर आंतरिक सुरक्षा अकादमी है, माउंट आबू पर आंतरिक सुरक्षा अकादमी है, माउंट आबू पर आंतरिक, थोड़ा सा फास्ट लिखिएगा, आंतरिक सुरक्षा अकादमी, अंग्रेजी में इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी सिचुएटेड एट माउंट आबू, इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी सिचुएटेड एट माउंट आबू। क्लियर है। पहले वहां क्या था, आईपीएस का ट्रेनिंग सेंटर, अब कहां चला गया वो, हैदराबाद। जीके क्लियर हो गया आपको इसका। अब सुनिए, माउंट आबू, मैं एक चीज और बता दूं आपको कि आईएएस का ट्रेनिंग सेंटर कहां होता है, मसूरी में। आईएएस का ट्रेनिंग कहां होता है, मसूरी में, और आईपीएस का कहां होता है, हैदराबाद में। अब लिखिए माउंट आबू राजस्थान, दूसरा पॉइंट इनके सम्मान में, दूसरा पंक्ति लिखिए, माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है, माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है, माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। माउंट आबू बहुत खूबसूरत जगह, भी जाइए आप, वैसे पूरा राजस्थान ही खूबसूरत है। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है, एकमात्र हिल स्टेशन है। क्लियर है। कितनी पंक्ति इनके बारे में हो गया, 2 पंक्ति। तीसरी पंक्ति लिखिए, दिलवाड़ा जैन मंदिर, नाम सुना होगा आपने, माउंट आबू पर स्थित है। दिलवाड़ा जैन टेम्पल, इतिहास वाले सर पढ़ाएंगे इसको। दिलवाड़ा जैन टेम्पल सिचुएटेड एट माउंट आबू,
दिलवाड़ा जैन टेम्पल सिचुएटेड एट माउंट आबू। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू पर स्थित है। किसने बनवाया था? सोलंकी वंश के राजाओं ने बनवाया था। बगल में ना हो तो लिख लो, सोलंकी वंश के राजाओं ने इसको बनवाया था। देवपाल जयपाल नाम के राजा थे, देवपाल और जयपाल। सोलंकी वंश के राजाओं ने क्या बनवाया? दिलवाड़ा जैन मंदिर। कहाँ है जी? माउंट आबू पर। 3 पंक्ति हो गया। इनके सम्मान में चौथी पंक्ति लिखिए माउंट आबू के सम्मान में। यहाँ पर मीठे पानी की नक्की झील है, लिख लो, मीठे पानी की नक्की लेक, फ्रेश वाटर लेक नक्की सिचुएटेड एट माउंट आबू। लिखो, माउंट आबू पर मीठे पानी की नक्की झील है। लिख लो, माउंट आबू पर मीठे पानी की नक्की झील है। माउंट आबू पर मीठे पानी की कौन सी झील है भैया? नक्की झील। कार्तिक महीना में यहाँ मेला लगता है, पूरे कार्तिक में यहाँ मेला लगा रहता है नक्की झील के आसपास। आप जाइए, बहुत अच्छा जगह है। राजस्थान घूमने वाला जगह है, लेकिन घूमने वाला जगह, रहने वाला जगह नहीं, गर्मी बहुत ज्यादा है। हो गया? सुनो, टाइम मत लगाओ बाबू। उदयपुर में एक माइंस है, माइन समझते हो ना, जहां से कुछ खोद के निकाला जाता है, लोहा सोना चांदी हीरा, उसको क्या बोलते हैं? माइंस, खदान। सुनो, राजस्थान के उदयपुर में एक माइंस है जिसका नाम है जावर माइंस। मेरे पास जगह कम है इसलिए देख के लिख लो, जावर की खदान लिख देना, जावर की खदान। ये क्वेश्चन आता है, कहाँ है, किस जगह पे है? अरावली पर्वत में है। किस जगह पे? उदयपुर में। अरावली पर्वत में किस जगह पे है जावर माइंस? उदयपुर में। एकदम क्लियर क्वेश्चन आया हुआ, ऑप्शन में उदयपुर ही रहता है। जावर की खदान कहाँ है जी? जावर, 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 जावर की खदान कहाँ है? उदयपुर में ही है, जस्ट उदयपुर में है जावर खदान। लिख लो, जावर माइंस अलग से लिख लो। जावर की खदान जस्ता, सीसा और चांदी के लिए प्रसिद्ध है। जावर की खदान जस्ता, सीसा और चांदी के लिए प्रसिद्ध है। जावर की खदान जस्ता, सीसा और चांदी के लिए प्रसिद्ध है। जस्ता, सीसा, चांदी। अगर पूछेगा तीनों ऑप्शन में आ जाए तो, ऑप्शन में तीनों रहे अलगे अलगे, तो क्या करिएगा? तो फिर ज्यादा से होगा जस्ता। इसमें सबसे ज्यादा क्या मिलता है? जस्ता को घेर लीजिएगा, थोड़ा गोला घेरा लगा दीजिएगा। तो अगर तीनों ऑप्शन में आ जाए कि जावर माइंस में क्या मिलता है? जस्ता, सीसा और चांदी, तो सबसे ज्यादा क्या मिलता है? जस्ता। तो ज्यादा सही क्या हो जाएगा? जस्ता। जावर माइंस फेमस इसके लिए, जिंक के लिए। जस्ता अंग्रेजी में जिंक, लेड एंड सिल्वर। जावर माइंस फेमस फॉर जिंक, लेड एंड सिल्वर। जिंक मतलब जस्ता, लेड का मतलब सीसा और सिल्वर मतलब चांदी। जस्ता, सीसा और चांदी के लिए क्या प्रसिद्ध है? जावर माइंस। कहाँ है? उदयपुर में। याद रहेगा भाई। अब सुनो, एक और माइंस है इसी पर्वत में, अलवर के, सॉरी बीच में है भाई, चलो उसको रहने दो। एक माइंस बीच में जयपुर के पास, एक माइंस और है, एक खदान इसी पहाड़ में और है जयपुर के पास। उस माइंस का नाम है मकराना माइंस। मकराना, मकराना की खदान, मकराना, अरे मकराना, मकराना की खदान, मकराना माइंस। मकराना माइंस जयपुर के पास है, राजस्थान में अरावली पर्वत में ही जयपुर के पास कौन सा माइंस है? मकराना माइंस। देखो, यहाँ व्हाइट मार्बल मिलता है, सफेद संगमरमर। मकराना माइंस में क्या मिलता है? सफेद संगमरमर। मकराना माइंस में क्या मिलता है? लिख लो जल्दी से, व्हाइट मार्बल, व्हाइट मार्बल। मकराना माइंस में क्या मिलता है बच्चों? सफेद संगमरमर। कहते हैं कि शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में जो बनाया था ताजमहल, उसको बनाने के लिए संगमरमर यहीं से आया था, मकराना से ही आया था। ये भी जीके मिलता है। हाँ, तो मकराना ऐसे ही संगमरमर मंगवाया गया था। हो गया भाई। किसके लिए फेमस है मकराना? व्हाइट मार्बल। और सुनो बच्चा, एक और माइंस है अलवर के पास, इसका नाम है खेतड़ी माइंस। लास्ट है, अब नहीं ज्यादा लिखवा रहे। खेतड़ी, खेतड़ी माइंस ही तो सब फेमस, बिल्कुल तांबा के लिए। खेतड़ी माइंस अलवर में कौन सा माइंस है? इसी पहाड़ में अलवर में कौन सा खदान है? खेतड़ी, जो तांबा के लिए, कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। जो किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चों? अलवर के पास। क्या लिखा है अलवर? अलवर में तो लिखे खेतड़ी माइंस कहाँ है जी? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए फेमस है? कहाँ है? अलवर के पास। खेतड़ी माइंस अलवर के पास है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। अच्छा, तांबा के लिए एक और स्थान प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश में, मलंज खंडी भी लिख दीजिए, नहीं कोना में अलग से कहीं। मध्य प्रदेश, इस पहाड़ में नहीं है। कहा छूट गया क्या आपका? मध्य प्रदेश का। अरे अलवर में लिखे तो है, बगल में अलवर लिखा है, कहाँ रहेगा? बोलिए। चौड़ाई, चौड़ाई सब एवरेज चौड़ाई नहीं है।
हो गया। हर जगह चौड़ाई अलग हो जाएगा ना, इसमें एवरेज क्या लीजिएगा? क्या जावर खत्म बोलते कि जस्ता शीशा और चांदी के लिए उदयपुर में दिख रहा है, उदयपुर में तो बनाए हैं, सामने दिख रहा है। खाली वो पूछिए आप लोग जयपुर वाला, मकराना जयपुर में है और अलवर में खेतड़ी है। क्लियर है सबका? सबका क्लियर है? एक लाइन और लिखो, मध्य प्रदेश का मलंज खंड, मध्य प्रदेश का मलंज खंड, मध्य प्रदेश का कौन? मलंज खंड। लिख लो, ये भी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का मलंज खंड किसके लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश की स्पेशल अलग से लिख पा रहा हूं इसको। मध्य प्रदेश का मलंज खंड ये भी तांबा के लिए ज्यादा फेमस है। ठीक है, बस आज इतना ही। कैसा लगा क्लास? अरे बोले नहीं तुम लोग, समझ में आया? मजा आया? बोलो एक बार जोर से। ओके, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, आशीर्वाद।